अबू याह्या का नॉवल जब जिंदगी शुरू होगी का अगला हिस्सा कसम उस वक्त की। एक मुनकरे खुदा लड़की की दास्तान सफ़र जो सच की तलाश में निकली थी। पहला बाब, काफिरा की दुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि इस बेवकूफ़ में नाना अब्बू को क्या ख़ास बात नज़र आई कि अम्मी के बाद वो अब मेरी ज़िंदगी भी तबाह देखना चाहते हैं। गुस्से और झुंझलाहट से भरपूर ये अल्फाज वो पहली बात थे जो फारिया को देखकर नायमा की ज़बान से निकले थे। ये फारिया के लिए एक बिल्कुल गैर मुतवक्के इस्तकबाल था। फारिया कुछ देर कबल जब नायमा के कमरे में दाखिल हुई तो वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। इसकी निगाहें खिड़की से बाहर आसमान की सिमत बेमकसद भटक रही थीं। वो अपनी सोच में इतनी मगन थी कि उसे फारिया की आमद का एहसास भी नहीं हुआ। वो इसकी आमद से बेखबर अपने ख्यालात की दुनिया में खोई रही। फारिया कुछ देर खड़ी नायमा का जायजा लेती रही। उसे नायमा के चेहरे पर एक नजर डालते ही मालूम हो गया था वो ख्यालात के जिस समंदर में खोई हुई है वहाँ हमवार लहरें मुज्जन नहीं बल्कि तलातुम की कैफियत बरपा है। इसकी खामोशी जिस तूफान का पेश खैमा थी उसके तमाम तर आसार नायमा के चेहरे पर बिखरे तासुरात से जाहिर हो रहे थे। फारिया को ये अंदाज़ा तो अपने घर में ही हो गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। आज जैसे ही वो कॉलेज से घर पहुंची तो नायमा का फ़ोन आ गया कि फ़ौरन मेरे पास चली आओ। पहले तो फारिया समझी कि नायमा के नाना इस्माइल साहब की तबीयत की खराबी का कुछ मसला है, क्योंकि पिछले दिनों वो अस्पताल में थे और आज नायमा कॉलेज भी नहीं आई थी। मगर नायमा ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है। अलबत्ता इसने फारिया से बहुत इसरार किया कि वो फ़ौरन इसके पास चली आए, लिहाजा खाना खाते ही वो इसके घर चली आई। यहाँ आकर उसने नायमा को फ़िक्र वो तरद्दुद के जिस समंदर में गौता जन देखा, इसने इसकी तशवीश को और भी बढ़ा दिया। नायमा ख्यालात के जिस दुनिया में गौता जन थी वहां ना दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पहुंच सकती थी, ना फारिया के कदमों की चाप। फारिया अपनी अजीज सहेली को इस हाल में देखकर मुस्तरब हो गई। वो बचपन से ही बहुत गहरी सहेलियां थीं। दोनों एक ही मोहल्ले में रहे और एक ही स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ पढ़े थे। वो नायमा की सोच, इसके रवैये और इसकी रग रग से वाकिफ थी। इसे मालूम था कि नायमा ने जिंदगी कितनी महरूमियों में गुजारी है, मगर जिंदगी की हर मुश्किल को इसने बड़ी हिम्मत से झेला था। पिछले दिनों वो अपनी नाना की बीमारी में जिस तरह से अपनी वालदा का साथ दे रही थी, वो खुद इसकी हिम्मत की एक मिसाल थी। मगर घर में नाना के सिवा कोई और मर्द ना था, मगर इसने बड़ी बहादुरी से इस सूरत हाल का सामना किया और नाना की खिदमत में पेश रही। अपनी ऐसी बाहिम्मत सहेली की परेशानी फारिया के लिए बाइस तशवीश थी। फारिया के कमरे में दाखिल होने के काफ़ी देर बाद नायमा ने इसकी आमद का कोई नोटिस नहीं लिया, तो फिर फारिया ने बहुत प्यार से नायमा के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी आमद की इत्तला दी। हमारी फ़लसफ़ी हसीना किसकी यादों में खोई हुई है? फारिया एक खुशगवार मज़ाक से बात शुरू करना चाह रही थी, लेकिन जवाब में एक तंज़ो तेज़ जुमला सुनने को मिला, जो हर किस्म की सयाक़ व सबाक़ के बगैर था। वो कौन बेवकूफ़ था जो इसके नाना अब्बू को नज़र आ गया था, और नायमा की ज़िंदगी से इसका क्या ताल्लुक़ था? फारिया को जब कुछ समझ में नहीं आया तो इसने नायमा के बराबर बैठते हुए प्यार से उसके कमर पर थपथपाया और बोली, मसला क्या है, पूरी बात बताओ। ऐसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें मालूम है ना कि पिछले कुछ अरसे से हमारे घर में एक बला आ गई है। नायमा ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया, मगर फारिया पर नायमा का मदा वाजी नहीं हो सका। इसने ना समझने के अंदाज में सवाल किया, यार ये पहेलियां क्यों भिजवा रही हो? साफ साफ बताओ, किस बला का जिक्र कर रही हो? नायमा ने झुंझलाकर कहा, वही बला जो पिछले हफ्ते नाना अब्बू की बीमारी में मुस्तकिल तौर पर हमसे चिमट गई थी। तुम अब्दुल्ला भाई की बात कर रही हो? फारिया पर अब वाज़े हो गया था कि इस लबो लहजे में किसका जिक्र खैर हो रहा था। इसने सवाल की शक्ल में अपनी बात की तस्दीक चाही। नायमा ने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए इसी तौहीन आमेज लहजे में अब्दुल्ला का जिक्र जारी रखा। हाँ, उसी अहमक की बात कर रही हूँ जो रोज़ाना नाना अब्बू के साथ रात को ज़बरदस्ती रुकता था, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 5-7 दिन अस्पताल में इन मौसूफ ने नाना अब्बू की क्या खिदमत कर ली कि अब वो मुझे बकरी समझकर मेरी रस्सी उम्र भर के लिए इसके हवाले करने पर तुल गए हैं, और अम्मी को भी उन्होंने कायल कर लिया है। नायमा के लहजे में गुस्सा, नफरत, हकारत सब एक साथ जमा थे। अच्छा, तो ये बात है, फारिया ने सर हिलाते हुए कहा। मामला अब इसकी समझ में आ चुका था। इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए उसे प्यार से समझाने लगी, देखो नायमा, तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता। मैं आंटी को जानती हूँ और नाना अब्बू को भी। वो दोनों तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं और तुम्हारी रजामंदी के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। मगर क्या आंटी ने तुमसे बात की? इसने एक सवाल पर अपनी बात खत्म
की तो फारिया ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ उन्होंने मुझसे पूछा था तो तुमने क्या जवाब दिया? वही जो तुम्हें दे चुकी हूँ। फिर उन्होंने क्या कहा? बस खामोश हो गई। यार तो बस बात खत्म हो गई ना, वो ये बात नाना अब्बू को बता देंगी। लेकिन ये बताओ तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? फारिया ने कदरे ताज्जुब से पूछा। नाइमा इस सवाल पर खामोश रही तो फारिया ने उसे समझाते हुए कहा, वैसे अब्दुल्ला भाई इतने बुरे तो नहीं कि तुम रिश्ते के जिक्र पर इस कदर नाराज हो जाओ। तुमने ही तो मुझे बताया था कि वो तुम्हारे हुस्न से इतने मरूब हुए थे कि पहली दफा तुम्हें देखते ही बेहोश हो गए थे। नाइमा का मूड ठीक करने के लिए फारिया ने लतीफ अंदाज में हंसते हुए कहा, मगर नाइमा के चेहरे पर मुस्कुराहट की कोई रमक नमूदार नहीं हुई। वो संजीदा लहजे में बोली, इस शख्स का ना कोई कैरियर है, ना स्टेटस, ना शक्ल है, ना सूरत, फिर ऊपर से इसकी मजहबी बातें। नाना अब्बू की बीमारी में तो इसकी बातें सुन सुनकर मैं तंग आ गई थी। नाइमा के लफ्ज लफ्ज से हकारत का जहर झलक रहा था। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो। फारिया भी चेहरे पर संजीदगी लाते हुए बोली, अब्दुल्ला भाई का इस वक्त कोई बड़ा स्टेटस नहीं, मगर कैरियर तो बहुत शानदार है। उनके पास इंजीनियरिंग और फाइनेंस की आला तरीन डिग्रियां हैं। वो पोजीशन होल्डर रहे हैं। उनकी जॉब भी अच्छी खासी है, बल्कि तरक्की का भी इम्कान है। रही शक्ल की बात तो यह हकीकत है कि वो किसी अदाकार की तरह नहीं, ना ऐसे हैं कि हजारों में नुमाया नजर आए, मगर इतनी बुरी शक्ल भी नहीं कि तुम उनके साथ खड़ी होकर शर्मिंदा हो। अच्छी मुनासिब शक्ल सूरत के हैं। और जिन्हें तुम मजहबी बातें कह रही हो, वो तो तसल्ली की कुछ बातें थीं जो वो नाना अब्बू की बीमारी के दौरान में उनसे आंटी से और तुमसे करते रहे। इसमें क्या बुराई है? नाइमा ने पूरी बात का जवाब देने के बजाय फारिया के पहले जुमले को पकड़ लिया। किस खुदा का खौफ करूं मैं? उसका जिसने बचपन में मुझसे मेरा बाप छीन लिया था, इसका जिसने सारी जिंदगी सिवाय गुर्बत और तंगदस्ती के मुझे कुछ नहीं दिया, इसका जिसने जवानी में मेरी माँ को बेवा कर दिया। नाइमा के मुंह से अल्फाज नहीं, जहर के बुझते हुए तीर निकल रहे थे। नहीं फारिया बीबी, नहीं, मैं जाहिल नहीं हूँ, नफ्सियात और फ़लसफ़े की स्टूडेंट हूँ। मैंने बड़े बड़े फ़लसफ़ियों को पढ़ रखा है। ये मजहबी ढकोसले मुझे धोखा नहीं दे सकते। ना अब्दुल्ला जैसे मजहबी बहरूपियों की बातें मुझे अहमक बना सकती हैं। शिद्दत जज्बात से नाइमा का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो रुके बगैर बेतकान बोले चली जा रही थी, अल्लाह सब ठीक कर देगा। इसके हर काम में बेहतरी होती है। वो अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। नाइमा लम्हा भर सांस लेने को रुकी और फिर बोलने लगी, क्या ठीक किया है इसने मेरे साथ, और मेरे साथ ही क्या पूरी दुनिया के साथ क्या ठीक किया है इसने? कितनी गुर्बत है यहाँ, कितनी बीमारियां हैं यहाँ, कितना जुल्म है इस दुनिया में, ख़त्म ना होने वाली तिब्काती दर्जाबंदी, दौलत की गैर मसावी तकसीम। बीबी, इस दुनिया में किसी खुदा का हुक्म नहीं चलता। यहाँ सिर्फ मादे की हुक्मरानी है। यहाँ सिर्फ दौलत और ताकत का राज है। यही एक हकीकत है, इसके सिवा कोई दूसरी हकीकत नहीं। अपने अमल से हर शख्स बताता है कि यही आखिरी सच्चाई है, मगर चेहरे पर मुनाफिकत का नकाब चढ़ाए रहता है। मैं मुनाफिक नहीं हूँ। नाइमा की बातें सुनकर फारिया कुछ परेशान हो गई। ये पहला मौका नहीं था कि उसने अपने इन बाग़ियाना ख्यालात का इजहार उसके सामने किया था। नाइमा को अपनी ज़िंदगी और हालात से शिकवा तो शुरू से ही था, मगर जब से उसने कॉलेज में फ़लसफ़े के मज़मून को पढ़ना शुरू किया और बड़े बड़े फ़लसफ़ियों के अफ़कार का मुताला किया, तब से उसकी बगावत नज़रियाती हैसियत इख्तियार कर गई थी। मगर आज उसने जो लबो लहजा वो अंदाज़ इख्तियार किया था, वो फारिया ने पहले कभी नहीं देखा था। वो बात ख़त्म करने के लिए बोली, अच्छा छोड़ो यार, इस मौजू पर हम पहले भी कई दफ़ा बहस कर चुके हैं। नाइमा ने इसकी बात बीच से काटते हुए कहा, और हर दफ़ा मैं तुम्हें लाजवाब कर चुकी हूँ। मैं ही नहीं, कई और लोग बशमुल नाना अब्बू के तुम्हारी इन खुराफात का शिकार हो चुके हैं। मेरी अक्ली एतराज़ात को अगर खुराफात कहकर तुम अपनी आंखें चुराना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। वैसे लाजवाब तो मैंने नाना अब्बू को भी कर दिया था। हाँ, मुझे वो दिन याद है, फारिया ने हंसते हुए कहा, और इसी दिन के बाद वो बेचारे तुमसे ऐसे डरे कि अपनी जमा पूंजी खर्च करके तुम्हें और आंटी को उम्रा करवाने ले गए थे। शायद मक्का मदीना जाकर कुछ सुधर जाओ, लेकिन लगता है सुधरने के बजाय तुम और ज़्यादा बिगड़ कर आई हो। मैं तो मजबूरी में गई थी। नाना और अम्मी कहने लगे कि हम दोनों उम्रे पर जा रहे हैं, तुम अकेली यहाँ कैसे रहोगी? इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा, और वहाँ जाकर मैं तो बोर हो रही थी, और ये मुसीबत भी वहीं गले पड़ी थी। नायमा ने अपनी जबरी उम्रे के आखिरी में जिस मुसीबत का जिक्र किया था, उसकी वजाहत के लिए फारिया को कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं थी।
फारिया जानती थी कि इसका इशारा अब्दुल्ला की तरफ है। नाइमा ने इसी टोन में गुफ्तगू करते हुए फारिया पर एक हमला किया। लेकिन यार ये तो बताओ, तुम्हारे ख्याल में ये बेवकूफ़ी का काम नहीं है कि लाखों रुपए खर्च करके इंसान पत्थरों को देखने और छूने चला जाए? इसके बजाय ये पैसे किसी गरीब की मदद पर खर्च नहीं होने चाहिए। इसके बाद नाइमा, जो कसरत मुताले की बिना पर एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थी, आदादो शुमार से ये साबित करने लगी कि जितने पैसे हज और उम्रे पर के सफ़र पर खर्च होते हैं, इससे कितने ही गरीब लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। फारिया के पास ऐसी बातों का कोई जवाब नहीं था। इस बेचारी ने जान बचाने के लिए कहा, यार मैं तुमसे बहस में नहीं जीत सकती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम ये अल्लाह के लिए करते हैं। हम सबको इसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबसे बढ़कर ये शुक्रिया तुम्हें अदा करना चाहिए, इसलिए कि फारिया ने अपना जुमला अधूरा छोड़ा और नाइमा को कंधों से पकड़कर दीवार पर लगे आईने के सामने खड़ा करते हुए बोली, अल्लाह ताला ने इतना हसीन चेहरा और ऐसा दिलकश वजूद लाखों में शायद ही किसी को दिया होगा। इसका ही शुक्रिया अदा कर लो। नाइमा अपनी तारीफ पर खुश होने के बजाय हंसी हंसते हुए फारिया से बोली, मेरी जान, मेरी माँ भी जवानी में मेरे जैसी ही थी, मगर जानती हो इसके साथ क्या हुआ? मेरे नाना ने एक बहुत शरीफ, ईमानदार मगर गरीब आदमी से उन्हें ब्याह दिया। मैं 10 महीने की थी कि मेरे वालिद का कैंसर से इंतकाल हो गया। वो ऐन जवानी में तड़प तड़प कर मरे और मेरी माँ नौजवानी में ही बेवकी का दाग लिए बैठी रह गई। मेरे बाप ने विरसे में मेरी माँ के लिए बेवकी के सिवा कुछ और नहीं छोड़ा। जिसके बाद मेरी माँ ने मुझे लेकर नाना के घर लौट आई। उन्होंने दूसरी शादी करने के बजाय मेरी परवरिश की खातिर अपनी जवानी बर्बाद कर दी। अब मेरे नाना ये चाहते हैं कि मैं इस घर में फिर एक्शन रिप्ले करूं और तुम कहती हो मैं शुक्र करूं।